गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है आप लोग का जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग परमाणु संरचना और इसका सिद्धांत। क्या इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग? परमाणु सिद्धांत का मतलब या फिर परमाणु संरचना के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? इसमें क्या जानेंगे हम लोग? हाँ, उसके बाद परमाणु का संरचना की उसमें क्या क्या है, उसका बनावट, यही सब चीज के बारे में जानेंगे। वो क्या चीज है परमाणु? हाँ ठीक है, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो बताइए तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु अस्थायी कण है या अस्थायी कण? अस्थायी कण। अगर डायरेक्ट पूछे परमाणु अस्थायी कण है या अस्थायी कण तो अस्थायी। वहीं पे पूछा जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से अस्थायी कण कौन है, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूछे अस्थायी कण कौन है तो क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन कभी घटता नहीं है, इलेक्ट्रॉन चेंज होती रहता है, पता है कि नहीं? तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर देंगे, क्योंकि हम लोग अब क्या पढ़ने लगे, ग्रुप डी का तैयारी करने लगे। ठीक है, वो कुछ पूछ सकता है, एकदम अपना लेवल से चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल किसने किसने दिया था। एक थॉमसन ने दिया था, एक डाल्टन ने दिया था, एक रदरफोर्ड ने दिया था, एक बोरबेरी। हाँ ठीक है, क्या बोल दिया? बोरबोरा के ये बोला था। अच्छा बरबरी। अच्छा ठीक, बरबरी कौन था? महाभारत भीम का पोता। हाँ भीम का पोता था। ठीक, भीम का पोता था बरबरी। पोता ही था ना, बेटा नहीं था? नहीं पोता था, भीम का बेटा था। हाँ घटोत्कच था। ठीक ठीक, बहुत ज्यादा सीरियल देखते हैं ना। चलिए, तो थॉमसन ने परमाणु मॉडल कब दिया था? 1898 में दिया था। उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1906 में मिला था उसको नोबेल पुरस्कार। थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। और उसने परमाणु मॉडल कब दिया था? 1898 में। इसने बहुत प्रयास किया लेकिन सक्सेस नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसने काम नहीं किया। थॉमसन ने बहुत अच्छा काम किया। अब जैसे कि हम लोग अगर देखे पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल किसने बनाया है? मोस्ले ने बनाया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेंडलीव को भूल जाएंगे। भूल सकता है क्या कोई उसको? उसी के आधार पर होता क्या है ना, जो पहले ट्रायल लेता है, कुछ आगे बढ़ता है, उसके बाद वो सक्सेस नहीं होता, वहां तक तो वो करके रख दिया है। अब उसमें क्या क्या कमी है, जो दूसरा आदमी आता है वो उसको सुधार देता है। ठीक है, तो इसने भी बहुत बड़ा काम किया है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन माना जाता है कि पूरी तरह से अगर खोजा गया है, पूरी तरह से अगर मान लिया परमाणु के बारे में कि परमाणु का सिद्धांत सबसे परफेक्ट किसने दिया, तो किसने दिया था? दिया पीरियोडिक टेबल। हाँ कौन दिया है? रदरफोर्ड। मोस्ले और वहां चल गए आप लोग मेंडलीव। लेकिन हम परमाणु लगाए थे, पीरियोडिक नहीं लगाए थे। ठीक है, कब खोजा गया था थॉमसन का परमाणु मॉडल? कब खोजा गया था? 1898 में। ठीक है, और बताइए थॉमसन ने और किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने किया है। उसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। ठीक है, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया है। ठीक है, ठीक है वहां तक। अब कुछ बताइए कि इसने जो खोजा मॉडल, जो खोजा परमाणु का, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या क्या उसने खोजा? उसने नाभिक का खोज कर पाया था क्या? ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से क्या चीज का खोज जे थॉमसन ने नहीं किया था, परमाणु के अंदर क्या चीज का खोज नहीं किया था। ऐसा क्वेश्चन हम लोग का आया था। ठीक है, इसलिए बोल रहे। तो इसने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले इसने बताया कि परमाणु जो है गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है? इसने अपना आकार बता दिया, गोलाकार होता है। उसके अंदर क्या बताया? वो बता दिया कि ये किस तरह का है, तो तरबूज के आकार का है। तरबूज का आकार का है। उसमें से और क्या बता दिया कि जितना लाल भाग है वो क्या है? लाल भाग धान आवेशित है। लाल भाग धान आवेशित है। और जो काला काला बीज है वो
ऋण यानी कि इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन दोनों का संबंध को वो नहीं बता पाया कि उन दोनों में संबंध क्या है, ये नहीं बता पाया। लेकिन ये बता दिया कि इसमें जो है धन आवेशित है, लाल वाला धन आवेशित है और काला वाला ऋण आवेशित है। और एक बात बताया इसने, क्या बताया कि इतना सा इसमें इलेक्ट्रॉन है जो पूरी तरह से इसको आवेशहीन बना दे। आवेशहीन का मतलब क्या होगा, न्यूट्रल बना दे। ठीक है, ये चीज वो बता दिया था। अब आते हैं डाल्टन का सिद्धांत। किस पे आएंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तो पहले ये बताइए कब आया था, बता सकते हैं? बहुत जगह 1803 पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े डाल्टन 1803, पिछला बार भी देखे थे, तो उसी समय खोजा था। कब खोजा था, 1803 में। ठीक है, इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है क्या, नहीं सर, अविभाज्य। किसके अनुसार विभाज्य है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु विभाज्य है। परमाणु रदरफोर्ड ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था, 1911 में। कब दिया था, 1911 में। तो डाल्टन ने क्या क्या दिया था, क्या क्या बोला था परमाणु सिद्धांत के बारे में, कुछ बता सकते हैं? ठीक है, एक अविभाज्य कण है, उसके बाद और कुछ बोला था कि प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है एवं उसका रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। ये बताने का हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कुछ और होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का कुछ और होता है। हाइड्रोजन का काम कुछ और होता है, ऑक्सीजन का काम कुछ और होता है, यही चीज बताया। और कुछ, डाल्टन के सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है तथा द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किसके किस पे, तो रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। जो जो चीज बोला गया है उसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है डाल्टन के बारे में, ऐसा लिख दिया जाएगा और दे दिया जाएगा कथन और निष्कर्ष। अब निकालते रहिए। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में सबसे पहले बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। अब आते हैं हम लोग रदरफोर्ड का नाभिक सिद्धांत। रदरफोर्ड का नाभिक सिद्धांत, इसके बारे में बता सकते हैं इसने क्या क्या खोजा? सबसे परमाणु विभाज्य है, नाभिक का खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। और ये इसने इलेक्ट्रॉन का कुछ किया था, इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन ने किया है। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किसने किया है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। जैसे कि देखिए बात हुआ ना कि इसने क्या देखा कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो वहीं से उसने पता कर लिया कि ना प्रोटॉन का भी इसने कुछ कुछ भूमिका निभाया, इसलिए इसको मानने लगा कि इसने भी प्रोटॉन का खोज किया है। तो बताइए परमाणु के अंदर क्या क्या रहता है, मुख्यतः क्या क्या रहता है? रहने का तो बहुत कुछ रहता है, मुख्यतः क्या क्या रहता है? हाँ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जबकि नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कैसे पता किया उसने अल्फा कण गुजारा था, सोने की पतली परत पर अल्फा कण को गुजारा था। तो बताइए अल्फा कण जो होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और वो झुकेगा किधर, तो नेगेटिव की ओर। और अगर पॉजिटिव चीज देखेगा तो वो आकर्षण होगा या विकर्षण होगा? विकर्षण होगा। और अगर नेगेटिव चीज देखेगा तो आकर्षण होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता में जाके। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और जिस परिपथ पर वो चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और कक्षा, प्रत्येक कक्षा में उपकक्षा होती है, ये बात हम लोग को पता है। और उपकक्षा की संख्या बता सकते हैं? कक्षा की 4 कौन कौन? SPDF। ठीक है, SPDF। तो ऐसा नहीं कि उतना ही रहता है, बहुत सारा होता है, सब में अलग अलग रहता है। ठीक है, मुख्यतः SPDF। ठीक है, तो टोटल कितना, क्या बोले? टोटल अब नहीं बता सकते कितना रहता है, हर में अलग अलग रहता है। कितना है? ठीक है, तो इसने कैसे, आप बताइए कि रदरफोर्ड ने जो इसका सिद्धांत दिया किस तरह दिया, क्या चीज का प्रयोग किया था, किस धातु का प्रयोग किया था? सोने के धातु का। उसका एक पतला चदरा लिया और उसी पे क्या प्रहार करा है, अल्फा किरण का प्रहार किया। तो उसने क्या क्या देखा, पहला अगर अल्फा किरण
अगर डायरेक्ट निकल गया अंतराल स्थान तो क्या है, उसमें कुछ स्थान है, यही ना देखा पहला चीज। वापस भी अगर टकरा के विचलित हो गया, छितरा छितरा गया, टकराया छितरा गया, इससे क्या पता चला? इसमें कुछ धनात्मक धान आवेशित है, क्योंकि धान और धान दोनों मिला तो क्या होगा, आकर्षित होगा या विकर्षित होगा? तो छिटा गया वहां से, तो धन पता चल गया। उसके बाद क्या बोला कि टकराया और फिर वापिस आ गया, वापस आ गया, तो क्या पता चला इससे? कुछ भारी वस्तु भारू वस्तु है, इसीलिए टकराया और वापस निकल गए। ऐसे हम लोग भी कहीं टकराएंगे दीवार में, क्या होंगे, वापस से गुजरेंगे। बोल के चुप क्यों हो जाते जी? अब नहीं हो गया, ये बस इतना ही दिया था इसके बारे में, रदरफोर्ड के बारे में। बताइए नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? -15 हाँ, 10⁻⁻15। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, तो बताइए त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या मतलब छोटा, एक होता है परमाणु, परमाणु के अंदर नाभिक की, तो नाभिक की त्रिज्या बड़ा या परमाणु की त्रिज्या बड़ा? तो नाभिक की त्रिज्या 15 यानी कि छोटा, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10। 10 तो क्या हो जाएगा, 10⁻−10, तो क्या हो जाएगा, परमाणु की त्रिज्या और दोनों का अंतर कितना? 10⁻−5 या 10⁻5। अगला है क्या, जोड़ना थोड़ा, कितना है, माइनस, देखो पहले आएगा -10, फिर अंतर, और यहाँ पे -15, -10, माइनस माइनस प्लस, कितना का अंतर, 5, 10⁻5। कितना का अंतर आया, 10⁻5 का अंतर। परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या का अंतर कितना है, 10⁻5। ऊपर से अपना पेंसिल से -5 कोई किया है, वही तो बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह बच्चा दूसरा याद कर लेगा। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर स्थित होता है? केंद्र में होता है। ठीक है, नाभिक में। रदरफोर्ड का जो नाभिक की खोज हुआ था किस प्रभाव पर किया था? अल्फा किरण जो चलाया था, प्रकीर्णन पे किया था, तो वही प्रकीर्णन प्रभाव पर किया था। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर हमेशा चार्ज कितना का क्या होता है, माइनस ऋणात्मक होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आवेशहीन। तो एक बार बताइए हमको चार्ज कितना का होता है? ठीक है, किस पे कितना का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना का चार्ज होता है? -1.60 माइनस लगाना है, बताइए। -1.6022 ठीक है, कितना होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर पूछ दिया जाए यही प्रोटॉन का, ठीक है, +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रॉन पे पूछ, न्यूट्रॉन पे पूछ दिया जाए, आवेशहीन है। अब द्रव्यमान देखते हैं, सबका द्रव्यमान, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है। उसके बाद किसका होता है? प्रोटॉन का, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन मान के चलिए एकदम शून्य के बराबर होता है। तो वेधन क्षमता सबसे ज्यादा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका? न्यूट्रॉन का। सबसे कम किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बीच में आ जाएगा कौन? प्रोटॉन। अब बताइए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से अस्थायी कण किसे माना जाता है? प्रोटॉन को माना जाता है। किसको? प्रोटॉन। अब मुझे इसमें से किसको माना जाता है? तो प्रोटॉन को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई किसको कहते हैं? कार्बन के बारे में, कार्बन के नहीं, कार्बन 12 के समस्थानिक, कार्बन 12 के समस्थानिक के 12वें भाग को क्या कहते हैं? हाँ, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। 12 हाँ, ये 12वें भाग को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना ग्राम होता है? 1.66 into 10⁻24
-24 -24 ग्राम। हाँ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। केजी नहीं मारिएगा, केजी में ऑप्शन जरूर रहेगा, ठीक है। ग्राम और केजी, बस केजी कर देगा। केजी कर देगा। प्लस एक को दो प्लस में दे देगा, दो माइनस में, सेम चीज देगा, दो प्लस में दे देगा, दो माइनस में दे देगा, एक जगह केजी कर देगा, एक जगह ग्राम कर देगा। एकदम घूमते रहिए उसी में। कितना छांटिएगा, छांटिए, पहले माइनस काटेगा तो केजी ठीक है। किसी भी तत्व के द्रव्यमान कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं? द्रव्यमान तो किससे तुलना करके? तो यही कार्बन 12 से ही तुलना करके हम लोग तत्व का वजन को निर्धारित करते हैं, द्रव्यमान को निर्धारित करते हैं। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली ने किया था। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था, ठीक है। उसका द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रिनो का द्रव्यमान कितना होता है? आवेशहीन होता है। हम द्रव्यमान पूछ रहे हैं, हाँ, हम चार्ज थोड़ी पूछ रहे हैं, बताइए। वो द्रव्यमानहीन भी होता है, आवेशहीन भी होता है, दोनों होता है, ठीक है, ठीक है। द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन दोनों होता है, ठीक है। बोसॉन नामक मौलिक कण का नाम किस पर पड़ा है? सत्येंद्रनाथ बोस, जो भारतीय निवासी थे, क्या भारतीय के वैज्ञानिक थे, ठीक है। मेसॉन की खोज किसने किया था? हाँ, युकावा ने किया था। मेसॉन का खोज युकावा ने। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था, ठीक है। अब बताइए, पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है किसके बराबर होता है? पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है किस कण के बराबर होता है? हाँ, प्रोटॉन। ऑप्शन सही बोल रहा है, प्रोटॉन के बराबर होता है। हाँ, उस चार्ज दोनों का बराबर होता है, एकदम सेम। वो भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों प्लस प्लस में। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसके विपरीत होता है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और चार्ज सेम का सेम रहता है। इसीलिए देखिएगा कि इसको प्रतिकर्षण कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग कक्षा, यानी कि ऑर्बिट, इसको सेल भी कहते हैं ना। तो बताइए इसके बारे में। कक्षा की संख्या 7 होती है। कक्षा की संख्या, प्रत्येक परमाणु में कक्षा की संख्या 7 होती है, ठीक है। उसको कैसे सूचित किया जाता है? ठीक है, KLMNO से, ठीक है। 7 कक्षा, कुल कक्षा की संख्या 7 है, ठीक है। अब बताइए कि अंदर से बाहर जाने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब अंदर की कक्षा से बाहर जाने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा ग्रहण करेगा, यानी ऊर्जा बढ़ेगा। और अगर बाहर से अंदर आए तो ऊर्जा त्याग करेगा। तो बताइए सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होगा? 7 में या 1 में? सबसे ज्यादा 7 में होगा, और सबसे कम कक्षा 1 में होगा। किसने बताया था कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होता है 2n² होता है? ये किसने? हाँ, बोरबेरी ने बताया था। किसने बताया था? बोरबेरी ने बताया था। तो आप लोग बताइए, कक्षा O में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कक्षा O में से हाँ 50। कितना है? ठीक है, क्या होता है? 2n²। तो O पहले देखेंगे, KLMNO 5 आया। n बराबर, कक्षा की संख्या को n कहते हैं, n बराबर 5 और 2n², तो n का स्क्वायर 25 हो गया, और गुना 2 50, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाहर जाएंगे तो बढ़ेगा, अंदर आएंगे तो घटेगा, लेकिन एक ही जगह पे रहेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वो ऊर्जा का क्या करेगा? ऊर्जा ग्रहण करेगा, और नजदीक आएगा तो त्याग करेगा। अच्छा, ऊर्जा ग्रहण करेगा और त्याग करेगी, वाह। चलिए कोई बात नहीं। उपकक्षा किसे कहते हैं? हाँ, बताइए उपकक्षा किसे कहते हैं? बता सकते हैं? कक्षा को 4 भागों में बांटा। पर सबसे पहले ये जाने कि प्रत्येक कक्षा में या फिर प्रत्येक कक्षा में उपकक्षा की संख्या निर्धारित रहती है, कितना रहेगा इसके बारे में निर्धारित रहता है, ठीक है। ये चीज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें है उपकक्षा के बारे में। प्रत्येक कक्षा की कई
उपकक्षाएं होती है, प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षाएं होती है, जिसे किससे निर्धारित करते हैं? SPDF से निर्धारित करते हैं। और प्रत्येक उपकक्षा में प्रत्येक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। कैसे जानेंगे हम लोग? तो हम क्या बोले? SPDF। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस में 2 होते हैं, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। SPDF ये चीज हम लोग कहाँ पे देखेंगे? ऑफ बाउ का सिद्धांत में जाके देखेंगे। ऑफ बाउ सिद्धांत में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना प्रत्येक कक्षा में, वहां पे ये काम देगा। ठीक है, लिखते हैं ना, लिखते हैं पहले जो लिखते हैं 2, फिर यहाँ पे 6 ही आना चाहिए। एक टेबल में 2 आता है, फिर यहाँ 6 आता है, फिर यहाँ पे 6 आता है, और फिर क्या आता है? 10 आता है। ठीक है, वो चीज हम लोग कहाँ देखेंगे? ऑफ बाउ का सिद्धांत में देखेंगे। अब देखेंगे कक्षक। कक्षक के बारे में, कक्षक किसे कहते हैं? कक्षा की संख्या का आधा होता है कक्षा। ठीक है, क्या होता है? प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में कक्षक की संख्या क्या होती है? आधी नहीं होती है। मतलब जहां पे सबसे ज्यादा कक्षा या उपकक्षा में जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है, उसी जगह को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। ठीक है, और उसका एक आकार निश्चित होता है, मतलब उसका संख्या एक निश्चित होता है। कितना होता है? तो वो होता है उपकक्षा या फिर कक्षा का जितना संख्या है उसका आधा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की परमाणु संख्या एवं उसके द्रव्यमान। तो एक बार हमको 20 तक कोई बता सकते हैं? 20 तक लगातार तत्वों की संख्या बता सकते हैं? 20 तक। हाइड्रोजन, हाँ, हीलियम, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। वेरी गुड। ठीक है, 20 का 20 हो गया। और इसका परमाणु संख्या लगातार बढ़ते क्रम में है, लेकिन द्रव्यमान क्या? कहीं डबल है, कहीं पे डबल, कहीं पे एक ज्यादा। तो एक ज्यादा हम लोग कहाँ पे देखेंगे? जहां पे विषम पे नहीं देख सकते हम लोग, देख सकते हैं अभाज्य संख्या पे। गौर कीजिएगा, अभाज्य संख्या कि कहीं पे आपको अभाज्य मिलेगा, विषम पे नहीं। हाँ, विषम पे उस तरह संभव नहीं है, लेकिन अभाज्य में संभव है। जैसे कि अब सब में नहीं होता, इसको देखेंगे कहाँ पे है। लिथियम 3 का क्या हो गया? 7, एक ज्यादा हो गया। अब आते हैं बोरॉन कितना होता है? 5 का कितना होता है? 5 दूनी 10, 1 11 का 5 अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखते हैं एक 7 का कितना होगा? 14 है। यहाँ पे वो काम नहीं किया। 7 दूना 14। तो जो चीज एक बार चयन कर ली कि किसका अंतर में है, उसको सिर्फ याद कर लीजिएगा। और अगर यहाँ याद नहीं कीजिएगा तो वहां जाके क्या पे बगल में जब न्यूमेरिकल देखेंगे ना तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। नहीं फंसेंगे नहीं, वहां जाके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसको तो बनाना ही पड़ेगा। बनाएंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए, हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश। हीलियम का खोज किसने किया था? लोकेयर। वेरी गुड। हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है, किसने किया है? रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन का खोज ऑक्सीजन का ठीक है सिले एवं प्रिस्टले या प्रिस्टले एवं सिले ने किया है। सोडियम का खोज डेवी। वेरी गुड। क्लोरीन का खोज ठीक है CW सिले ने किया है। आप लोग बताइए किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था तत्वों की प्रतीक जो होता है, तत्वों की जो प्रतीक होता है वो पहला अक्षर या फिर पहला और दूसरा अक्षर से लिखा जाएगा? किसने दिया था? ब्रजेलियस ने। तो ब्रजेलियस ने बताया था कि कोई भी तत्व है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का पहला अक्षर H से सूचित किया गया है ना, तो ये किसने बताया था? ब्रजेलियस ने बताया। अब लिथियम का देखिए पहला और दूसरा अक्षर क्या है? L और I है। तो चाहे पहला अक्षर होना चाहिए या फिर पहला और दूसरा होना चाहिए, ये किसने बताया था? ब्रजेलियस ने बताया था। लेकिन क्या पहला अक्षर कैपिटल क्या होना चाहिए? हमेशा कैपिटल, स्मॉल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। अगर पूछा जाएगा, मतलब लिथियम के बारे में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से लिथियम का प्रतीक चिन्ह क्या है,
और उसके बाद छोटा एल भी दिया रहेगा, उस पर ध्यान देना है। पोटेशियम क्या है? हिंदी नाम है देखिए उसका अलग अलग, अब देखिए एंटीमनी, पोटेशियम। एंटीमनी टीन को क्या कहते हैं, ठीक है, तो सबका अलग अलग। अब लोहा, लोहा को देखिए क्या है, फेरिक ऑक्साइड नहीं कहते हैं हम लोग, तो इसका अलग नाम दिया गया है, वैज्ञानिक नाम दिया गया है अलग अलग, उस पे नहीं जाना है, ठीक है। अब जैसे कि पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है, के। फास्फोरस का क्या होता है, नहीं, फास्फोरस का पी होता है कि नहीं। अब जब वो बोल ही दिया है कि 2 ही अक्षर से हमको काम करना है, तो अपना दिमाग लगाएगा कि नहीं, सब लगाएगा, तो वहां लगाया, अपना वैज्ञानिक नाम को उठा ले आया। अब अगर दोनों जगह पी रहेगा तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। चलिए कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक, ठीक है। अगला क्लास में इसी का न्यूमेरिकल चलेगा, यानी पूरा परमाणु संरचना कंप्लीट करेंगे अगला बार, यानी कल ना, कल, ठीक है, कल इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर।